हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम अभिषेक कानोड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसका हमेशा बच्चों को इंतज़ार होता है, क्योंकि स्कूल में समझ नहीं आता है और खुद से भी पढ़ने पर शायद ही समझ में आता है। तो चलिए हम देखते हैं टॉपिक का नाम क्या है और उसका कंसेप्ट क्या है। तो बच्चों, हमारे आज का टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है उससे पहले मैं आपको बेसिक से शुरू करता हूं। सबसे पहले ये बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं किसी कंडक्टर में। इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका क्या मतलब है मैं समझाऊंगा। बच्चों, मान लो कि ये एक कंडक्टर है। मान लीजिए कि ये क्या है बच्चों, एक कंडक्टर है, और आप जानते हैं कि कंडक्टर जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये बचपन से आपने पढ़ रखा है। और आपको ये भी पता होगा कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इस वजह से करते हैं क्योंकि इनके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ है ना बच्चों। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ इनमें पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव आयंस। ये पूरे कंडक्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, साथ के साथ पॉजिटिव आयन बनाते जाए तो बनते जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं कम से कम बना रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो अभी मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ? मैं इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट बता रहा हूँ इन अ कंडक्टर इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को, जिसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहें, कि अभी आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की हुई है। तो बच्चों, थर्मल एनर्जी के कारण, थर्मल एनर्जी मतलब कभी हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर कुछ तो एनर्जी होगी। उस एनर्जी के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या पैदा हो जाएगी? इन इलेक्ट्रॉन्स में रैंडम मोशन पैदा हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे रैंडम मोशन करेंगे। सर कहाँ करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स इधर भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। सर क्यों जा सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी के कारण रैंडम मोशन करते हैं। किसके कारण बच्चों? रैंडम मोशन। किसके कारण लिख रहा हूं मैं? ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ड्यू टू थर्मल एनर्जी। जिसे यार बच्चों आपसे कभी कहूं कि कभी आप किसी कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे देख रहे हो तो रूम टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। सर कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रॉन्स के लिए, हमारे लिए नहीं बच्चों, हमें तो 25 डिग्री सेल्सियस बहुत अच्छा अनुकूल टेम्परेचर है हमारे लिए, पर इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो ये ज़्यादा टेम्परेचर होगा और इस टेम्परेचर पर कुछ तो थर्मल एनर्जी होगी। और इस थर्मल एनर्जी के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करने लगेंगे? थर्मल मोशन। मतलब आपसे कोई कहे कि इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो लेफ्ट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? तो आप कहेंगे सर बहुत सारे। तो बताओ राइट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? तो आप कहेंगे सर बहुत सारे। ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? तो आप कहेंगे बहुत सारे। और नीचे कितने जाएंगे? बहुत सारे। सर इधर उधर उधर सब जगह कितने जाएंगे? बहुत सारे। तो हम ऐसा मानते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होगी, जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, सेकेंड की, थर्ड की, और उन सब का जो एवरेज होगा, उन सब का जो एवरेज होगा वो हमने क्या मान रखा है? हमने मान रखा है कि इनका एवरेज कितना होगा? 0। अब आप कहेंगे सर 0 क्यों मान रखा है? 0 बेटा इसलिए मान रखा है क्योंकि हमें पता है कि रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी कर रहे होंगे। कभी हम मान ले कभी 100 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 100। तो हम ऐसा मानते हैं कि 50 इधर जा रहे होंगे। मान लीजिए 25 इधर जा रहे होंगे, 25 उधर जा रहे होंगे। तो 25 और 25 ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया क्योंकि इनकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में। ऊपर 25 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो नीचे भी 25 इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे और सबकी वेलोसिटी को हम रैंडम वेलोसिटी मान रहे हैं। तो हम मानते हैं कि इनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन्स की इन अ कंडक्टर इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? 0 होती है। हम ऐसा मानते हैं। हाँ है ना बच्चों, क्योंकि अंदर घुस के तो किसी ने देखा नहीं। तो हम ऐसा मानते हैं कि इनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है? 0। पर कभी मान लीजिए आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी। क्या अप्लाई कर दी? एक्सटर्नल फील्ड। तो मैं यहाँ पर एक टॉपिक डाल देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर इन प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
कभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो अब देखिए क्या गजब होने वाला है, देखिएगा। मान लीजिए ये वापस से मैं बता रहा हूँ कि ये कंडक्टर है, मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर आपको दिख रहा होगा। इस कंडक्टर की मान लीजिए इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है बच्चों, A है, हाँ है ना। और इसे आपने किससे अब कनेक्ट कर दिया है, तो इसे आपने कनेक्ट कर दिया है एक्सटर्नल फील्ड से। किससे बच्चों, एक्सटर्नल फील्ड, समझ में आ रहा होगा बच्चों, एक्सटर्नल फील्ड से। तो इसका पोटेंशियल V है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। सर इस तरफ क्यों, अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होती है, ये आप जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। अब बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप कहेंगे सर कोई गिनती के तो होंगे नहीं क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होने वाले। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अभी दिखाने के लिए मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ, ठीक है। और साथ के साथ यहाँ पर क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस भी होंगे। क्या होंगे बच्चों, पॉजिटिव आयंस भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बच्चों। अब आपसे कोई कहे कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो बताओ इलेक्ट्रॉन जो अभी तक रैंडम मोशन कर रहे थे, इधर उधर इधर ऊपर नीचे सब दूर जा रहे थे, पर अब बताओ इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या चारा बचा है, क्या इलेक्ट्रॉन्स सब दूर जाएंगे। तो जवाब है नहीं सर, इस बार तो यहाँ पर कौन लग गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन जो खुद नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो बताओ किस तरफ मूव होंगे, इस तरफ होने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स, ये कोई खाली कमरा तो है नहीं, खाली कमरा तो है नहीं कि भैया खाली कमरे में भैया आंख मीच के सीधे सीधे चलते रहो। यहाँ पे तो खचाखच क्या भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, माना कि इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन करके इस तरफ आने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। पर इनके पास कोई स्मूथ पाथ तो होगा नहीं। स्मूथ क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो खचाखच इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए, एटम्स भरे हुए, आयंस भरे हुए। तो ये क्या करने लगेंगे बच्चों, कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, करना ही पड़ेगा बच्चों। ये कोलाइड करेंगे और किस तरफ मूव होने लगेंगे, किस तरफ होने लगेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ। तो मैं यहाँ पर अब डेरिवेशन ही करवाता हूँ जिससे ज़्यादा क्लियरिटी आए। तो बच्चों इन पर क्या अप्लाई होगा, फोर्स एक्सर्ट ऑन इलेक्ट्रॉन्स in presence of electric field। बच्चों बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा QE। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो इस Q को किससे रिप्लेस कर देंगे बच्चों, चार्ज, कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पर चार्ज जो होगा वो क्या होगा, E इंटू ई। और यहाँ पर एक साइन भी लगता है, ये साइन जो होगा वो क्या होगा, माइनस साइन। क्या आप बच्चे मुझे बता सकते हैं ये नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, पर इन पर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बच्चों आपको दिख रहा होगा, मैं एक मिनट देख लेता हूँ स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो मैं इसे लिख देता हूँ, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इतना तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं फिर से बता दूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते, हाँ है ना, इलेक्ट्रॉन चारों डायरेक्शन में जाते हैं, सारी डायरेक्शन में जाते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की इसकी V1 V2 V3 V4 V5 इनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होती, 0 होती। ये बात तो समझ में आ गई। अब इनका रैंडम मोशन किस वजह से होता है, थर्मल एनर्जी की वजह से। ये कहानी तो यहाँ तक समझ ली थी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि बैटरी अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बैटरी। आपने जैसे ही बैटरी अप्लाई की तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे इन पर फोर्स एक्सर्ट होगा। ये फोर्स क्या कर रहा होगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा। सर किस तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ। तो इन पर फोर्स लगने लगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई। और किस चार्ज की बात कर रहे हैं, तो किस चार्ज की बात कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स की। और सर माइनस साइन क्यों है, क्योंकि फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट है। ये बच्चों आ गया होगा। अब बच्चों न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से F इक्वल्स टू मा होता है। तो न्यूटन्स
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बेटा, फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए। सर ये एम क्या है, मैं लिखते जाता हूँ। एफ तो क्या है, जो उन पे फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे। एम क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो एम क्या होगा बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ए क्या होगा, ए एक्सेलरेशन होगा मेरे प्यारे बच्चों। ए क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर जैसे ही फोर्स लगा तो ये कुछ एक्सेलरेशन से क्या होने लगेंगे, मूव होने लगेंगे, हाँ है ना। ए एक्सेलरेशन से, तो ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर देता हूँ बच्चों, इक्वेट कर देता हूँ फर्स्ट और सेकेंड से। तो यहाँ पर लिखूँगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का ई अपॉन में ए में। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ का रफ कर देता हूँ। अच्छे से समझ में आ रहा हो तो बताएं, यस करें बच्चों। कमेंट बॉक्स में बच्चे लिखते नहीं हैं कि सर अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। लिखा करो बच्चों, थोड़ा सा उत्साहवर्धन कर दिया करो कि हाँ सर समझ में आ चुका है। तो बच्चों ये आपको आ गया होगा। अब यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। बच्चों बताओ ए की वैल्यू क्या होगी। ए की वैल्यू होगी माइनस का ई इंटू ई अपॉन में एम। ये इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूँ मैं, थर्ड दे देता हूँ सुंदरता बनाने के लिए। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। अब बच्चों आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपको समझ में आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। न्यूटन्स लॉ नहीं बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बताओ v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी। हाँ है ना। यहाँ पर v क्या है, v क्या है, इसी v को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मैं समझाता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। बच्चों एक मिनट रुकिए, उससे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सपोज सारे इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। सपोज कभी ये रैंडम मोशन कर रहे हैं तो टकरा टकरा के क्या हो गए होंगे, ढुस हो गए होंगे। ढुस मतलब इनकी एनर्जी ढुस हो गई होगी। इसलिए हम मान लेते हैं कि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले इनकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। बताओ कितनी आ जाएगी, 80। हाँ है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू वी डी इक्वल्स टू 80। और मैं इस टी को एक स्पेशल नाम दे रहा हूँ। ये टी जो है वो है टाउ। टी फॉर टाइम होता है, टाउ का मतलब भी टाइम ही होता है। से टाउ क्या होता है थोड़ा सा बताएं। तो टाउ जो होता है वो होता है रिलैक्सेशन टाइम। सर रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो लिख देता हूँ, इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर टाउ क्या होता है, मैं आपको देखो, मैं अब कहानी थोड़ी सी और बताता हूँ। देखिए क्या होगा। अब जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई की तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भागने लगेंगे, प्लस की तरफ। हाँ है ना। अब भाग रहे होंगे तो पर क्या इनका रास्ता स्मूथ होगा। आप कहेंगे स्मूथ मतलब क्या ये खाली जगह में दौड़ रहे होंगे, जवाब ही नहीं। देखिए कभी आप मेले में जाते हैं और मान लीजिए मेले में आपको कहाँ जाना है, सामने जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप सीधे जाने की कोशिश करेंगे, पर भीड़ होने की वजह से आप सीधे नहीं जा पाएंगे। आप टकरा टकरा के कैसे जाएंगे, रैंडम मोशन करने लगेंगे इस तरफ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बार बार कोलिजन करेंगे। सर किसके साथ कोलिजन करेंगे, भीड़ के साथ। तो यहाँ पे भीड़ में कौन है, मैं मान लो एक इलेक्ट्रॉन हूँ, तो दूसरी लोग कौन है, पॉजिटिव आयंस के साथ में कोलिजन करूंगा। और किसके साथ में कोलिजन करूंगा, पॉजिटिव आयंस के साथ, साथ के साथ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो यहाँ पर कोलाइड करने वाले जो टाइम लग रहा है उस कोलिजन में, सक्सेसिव कोलिजन में, उस टाइम को हम क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम। तो वी डी इक्वल्स टू 8 आओ, मैं ए की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ। तो बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस का ई टाउ। देखिए माइनस का ई अपॉन में एम और इनटू टाउ। ये आ गया क्या बच्चों, ये आ गया फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों,
फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। फॉर्मूला क्या है, माइनस का ई टाउ अपॉन में एम। सर ये माइनस क्या है, माइनस ये बता रहा है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में होगी, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। कहानी के तौर पे आपको समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हो तो रैंडम मोशन करते हैं, तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी जो होती है n इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0। कितनी वेलोसिटी होगी बच्चों, 0 होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पर जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, भागने लगेंगे। सर कहाँ की तरफ, इस तरफ। अब माना कि ये इधर जाना चाहते हैं, पर क्या इतने भीड़ भरे रास्ते में क्या ये बिल्कुल सीधा स्मूथ रास्ता फॉलो कर पाएंगे? जवाब है नहीं, स्मूथ रास्ता तो होगा ही नहीं, क्योंकि खचाखच इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, खचाखच पॉजिटिव आयन से खचाखच एटम्स भरे हुए हैं, हाँ है ना, किसी कंडक्टर में। तो इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगने लगेगा, फोर्स। ये फोर्स लग गया, फोर्स लगा तो उन फोर्स के कारण इस पर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, बिल्कुल होगा। एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, इन दोनों को इक्वेट कर लिया। अब यहाँ पर बच्चों बताओ, इनमें एक्सेलरेशन के कारण एक वेलोसिटी क्रिएट होगी। कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, मैं यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है आपको बता देता हूँ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं है, किसी एक के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं किन के बारे में, सारे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं, किन की बात कर रहा हूं, सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज की। तो इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन which drifted towards। सर ड्रिफ्ट का मतलब एक्चुअली मूव इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मूव का मतलब होता है कि भैया सीधा रास्ता फॉर मूव कर लिया। अरे भाई सीधा नहीं, वो तो क्या टकरा के रेंग के आ रहे होंगे, इधर टकरा रहे उधर टकरा रहे। इसलिए हम जैसे गाड़ियों में ड्रिफ्ट होता है, आप तो बच्चे गाड़ियों के शौकीन होंगे, साइकिल में भी आपने ड्रिफ्ट किया होगा। ड्रिफ्ट करना मतलब सीधे नहीं जाना, इधर उधर जाना, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ड्रिफ्टेड और ये किसकी तरफ टूवर्ड हो रहे हैं, विच ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। टाउ क्या है ये भी बता दूं, टाउ क्या है, टाउ जो है टाइम है। सर टाइम है, पर इसको हमने एक स्पेशल लेटर से डिनोट किया है, टाउ है। क्या बोलते हैं इसे, TOU, टाउ। ये टाउ एक रिलैक्सेशन टाइम है, हमने इसे डिफाइन किया है कि इलेक्ट्रॉन जो है डायरेक्ट तो मूव नहीं कर रहे होंगे, ये क्या कर रहे होंगे, सक्सेसिव कोलिजन कर रहे होंगे। सक्सेसिव मतलब लगातार कोलिजन कर रहे होंगे, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स देखिए प्लस के साथ भी, पॉजिटिव आयंस के साथ भी कर रहा होगा, साथ के साथ इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो कोलिजन में लगा है टाइम को, किससे कोलिजन कर रहा है, सक्सेसिव कोलिजन करने में लगे हुए टाइम को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें, और इसके बाद हम कुछ रिलेशन देखेंगे किसके बीच, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच, और साथ के साथ हम ओम्स लॉ को प्रूफ करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मदद से। तो जल्दी से आप इसे लिख लीजिए, नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या स्क्रीन को पॉज करके लिख लें, जल्दी से करें। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, रिलेशन निकालने जा रहे हैं करंट के बीच और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं एक डायग्राम से समझाना चाहूँगा, तो यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। तो सपोज ये एक कंडक्टर है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी दिखाई दे। तो मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में कौन विराजमान है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हाँ है ना। इन कंडक्टर्स में कौन विराजमान है,
क्या कौन विराजमान है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन जो है हो रहे हैं वो किस तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं? सर इस तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं। सर क्यों हो रहे हैं बताएं? इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने अप्लाई कर रखी है, इनके नाक में दम कर रखा है। क्यों कर रखा है नाक में दम? क्योंकि आपने अप्लाई कर रखी है बच्चों क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या अप्लाई कर रखी है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, मतलब एक बैटरी लगा रखी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है या पोटेंशियल V है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं थोड़ा सा और बेसिक बता दूं कि इस कंडक्टर की जो लेंथ हमने ली है वो L ली हुई है, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया हुआ है वो कितना लिया हुआ है? A लिया हुआ है। कितना लिया हुआ है बच्चों? A लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर सब कुछ लिख देता हूँ। यहाँ पर E जो है वो क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और V क्या है बच्चों? पोटेंशियल है किसका? बैटरी का। पोटेंशियल ऑफ बैटरी है, क्लियरिटी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर है। L जो है वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ये भी बात समझ में आ गई होगी। A क्या है? A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सर किसका? क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो भी किसका मेरे प्यारे बच्चों? कंडक्टर का। और सर E क्या है? E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। E क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लीजिए जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो क्या फ्लो होने लगा बच्चों? करंट फ्लो होने लगा, हाँ है ना। सर करंट फ्लो होना मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव हो रहे हैं, तो याद करें कन्वेंशन आपको सिखाया गया था, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव होंगे तो करंट इस तरफ मूव होगा, हाँ है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। सर करंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चों करंट का फॉर्मूला तो बच्चे जानते हैं, I इक्वल्स टू Q बाई टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर एक लेट कर लेते हैं, लेट। अब आपसे कोई बोले कि इस कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप कहेंगे कि सर बहुत सारे, इसे काउंट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट कैपिटल N बी द स्मॉल n मान लेते हैं, लेट स्मॉल n क्या मान लेते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बच्चों? पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये है कि कभी आपने इतना सा वॉल्यूम लिया तो उसमें n इलेक्ट्रॉन्स है, और कभी आपने ज़्यादा वॉल्यूम ले लिया तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे, हाँ है ना। सिर्फ इतनी जगह पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? स्मॉल n। तो कभी टोटल इलेक्ट्रॉन्स बोलें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन जिसे मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ? कैपिटल N से। वो किससे मिलके बनेगा? N इंटू वी से। सर N इंटू वी क्यों? मैंने अभी तो बताया बच्चों, स्मॉल वॉल्यूम में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है तो टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? N इंटू वी। सर V से मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि V क्या है? पूरे इस कंडक्टर का वॉल्यूम है, हाँ है ना। तो बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से I इक्वल्स टू Q बाई टी, और Q क्या होगा? Q क्या होगा बच्चों? N बाई टी, हाँ है ना बच्चों। सर N क्या है? N क्या है बच्चों? टोटल इलेक्ट्रॉन्स। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स किससे मिलके बने हुए हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मल्टीप्लाई किससे कर दे बच्चों? वॉल्यूम से, हाँ है ना। अब बच्चों बताओ वॉल्यूम किससे मिलके बनता है? तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम तो एरिया इंटू लेंथ से मिलके बनता है, हाँ है ना। देखिए बच्चों समझ नहीं आया तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, स्मॉल n किया हुआ है। स्मॉल n क्या लिया है? स्मॉल n लिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब इतने छोटे से वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? स्मॉल n। तो बच्चों पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आप कहेंगे सर इतने में n है तो पूरे वॉल्यूम में v से मल्टीप्लाई कर दूँ, हाँ है ना। और वॉल्यूम किससे मिलके बनता है किसी भी चीज़ का? एरिया इंटू लेंथ से। तो एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो I कितना हो गया बच्चों? Q बाई टी। इसे मैं इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूँ? 1 दे देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं दिख रही है, ठीक है। अब बच्चों बताओ सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ जाने में कुछ तो टाइम लगेगा, हाँ है ना। तो यहाँ पर लेंगे टाइम टेकन बाय ऑल इलेक्ट्रॉन्स टू कवर L डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे बच्चों सारे इलेक्ट्रॉन्स?
सारे इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे की बात कर रहा हूँ, एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं बच्चों, L डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। अब बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इतनी सी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये वाला तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसलिए मैं यहाँ पर एवरेज वर्ड यूज़ करता हूँ। एवरेज का मतलब हम कहते हैं कि यहाँ पर टोटल L डिस्टेंस ट्रेवल होगी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। तो बच्चों टाइम कितना लिया जाएगा, तो बच्चों बताओ, टाइम इक्वल्स टू तो बच्चों स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ है ना बच्चों। अब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है तो L, और कितनी स्पीड से हो रही है तो याद कीजिए, अभी मैंने वर्ड लिखवाया था सर VD क्या होता है, VD क्या होता है, VD होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ये होती क्या, हम तो भूल गए, हम तो भुलक्कड़ है, हम तो गधे हैं। नहीं गधे नहीं हो। तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ऐसी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की, इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होके भाग रहे होंगे। मैंने कहा था सीधा रास्ता नहीं है इनका, ये टकरा के यहाँ तक पहुँच रहे होंगे, टकरा के। उसी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इस टाइम की वैल्यू को पुट कर देता हूँ, तो पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में डाल दो बिना टेंशन के। तो बोलो क्या आएगा, I इक्वल्स टू NaLe डिवाइड बाई टी। ये दिख रहा है डिवाइड बाई टी। तो मैं इस टाइम की जगह ये वैल्यू डाल दूँ, हाँ है ना बच्चों। तो टाइम की जगह वैल्यू डाली तो क्या आ जाएगी, L बाय VD, L से L कैंसल। तो I का जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, NA, और ये VD सबसे ऊपर जाएगा तो NaVD इंटू E। अब एक्चुअली क्या है, मैं हमेशा बच्चों को एक बात याद करवाता हूँ, बच्चों इसको याद कर ले, नावड़े। I इक्वल्स टू नावड़े, क्या नाम है बच्चों, I इक्वल्स टू नावड़े। सर नावड़े क्या होता है, NaVDE, नावड़े, याद रख ले बच्चों। तो नावड़े कैसा लगा बताइए। I इक्वल्स टू नावड़े। N क्या है, यहाँ पे स्मॉल n भूल जाते हैं। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब इतने से वॉल्यूम में स्मॉल n है तो पूरे वॉल्यूम में कितने होंगे, NV होंगे। तो स्मॉल n समझ में आया। A क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो खिसक के इलेक्ट्रॉन्स, टकरा के जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं उनकी वेलोसिटी VD। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज। ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो पुट इन इक्वेशन 1, ये थोड़ी सी जगह बचा लेता हूँ। अभी करंट आ गया, एक काम करता हूँ, मैं इस A को नीचे ले जाता हूँ, रीअरेंज कर रहा हूँ। A को नीचे ले गया तो क्या हो जाएगा, I अपॉन A इक्वल्स टू NVD इंटू E। I A को नीचे ले गया तो I अपॉन A इज NVD इंटू E। अब बच्चों बताओ I अपॉन A क्या होता है, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। I अपॉन में I होता है करंट पर यूनिट एरिया, और करंट पर यूनिट एरिया को हम कहते हैं करंट डेंसिटी। याद आ रहा है बच्चों। तो I अपॉन A क्या होगा बच्चों, करंट डेंसिटी। तो फॉर्मूला एक नया आ गया, J इक्वल्स टू NVD। ये नावड़े ना होते हुए नवड़े हो गया, ठीक है, नावड़े ना होते हुए J इक्वल्स टू हो जाएगा नवड़े। उम्मीद करता हूँ ये रिलेशन आपको समझ में आया होगा। आसान रिलेशन है। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा आसान रिलेशन है। सर क्यों, क्योंकि I इक्वल्स टू Q बाई टी बचपन से जानते, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सर क्यों क्या होता है, N, पर वहाँ पर N स्मॉल होता था, यहाँ पर कैपिटल N होगा। क्यों, अरे भाई N का मतलब ज़रूरी नहीं कि स्मॉल n लिखे, लेटर है वो। तो स्मॉल n यहाँ पर हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल। आपसे कोई बोले कि भैया एक मीटर कपड़े की वैल्यू इतनी, तो बेटा टोटल की वैल्यू के लिए तो आपको टोटल से मल्टीप्लाई भी तो करना होगा, हाँ है ना बच्चों। जैसे आप सब्जी लेने जाते हो तो सब्जी में आपको भाव किसका बताता है, 1 किलो का, हाँ है ना।
1 किलो सब्जी लो तो इतना, पर कभी आपने 10 किलो लिए तो 10 से मल्टीप्लाई तो करना होगा ना। वैसे ही n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कभी आपने v वॉल्यूम की बात की तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई तो करना होगा, कर दिया। वॉल्यूम किससे मिलके बनता है, एरिया इनटू लेंथ। ये कितनी सिंपल सी बात बोल रहा हूँ मैं। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस L और स्पीड कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वैल्यू पुट की, आपका आंसर आ गया I इक्वल्स टू नाउडे। जल्दी से इसे लिख ले, नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, या आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। जल्दी से लिख लीजिए। चलिए बच्चों, अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, या फिर कहें प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। बच्चों, आपने पुरानी क्लासेस में ओम्स लॉ डायरेक्ट पढ़ा है, हाँ है ना, V इक्वल्स टू IR, पर आज तक इसका प्रूफ आपने कभी नहीं पढ़ा। क्या ये सच है या फिर झूठ है, ओम्स ने मनगढ़ंत कहानी कह दी। तो हम यहाँ पर आज प्रूफ करने जा रहे हैं कि ओम्स लॉ कैसे प्रूव होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ का प्रूफ क्या है। तो ओम्स लॉ का प्रूफ के लिए सबसे पहले आपको पुराने डेरिवेशन आने चाहिए। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हमें पुराने फॉर्मूले पता होने चाहिए। सर कौन कौन से, तो याद कीजिए, अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, I इक्वल्स टू नाउडे। किसी को याद है बच्चों, I इक्वल्स टू नाउडे। सर नाउडे में N क्या है, A क्या है, VD क्या है, E क्या है, मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर N क्या है बच्चों, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या याद आ रहा है आपको, पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इतने से वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, N ले लिया है। सर A क्या है, तो A जो है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ये चीज़ मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, पर फिर भी इसे मैं फिर से लिखवा रहा हूँ। और सर VD क्या है, तो VD जो है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी आपको बता चुका हूँ मैं। सर ड्रिफ्ट होता क्या है, ड्रिफ्ट का मतलब ए से इधर उधर जाकर वेलोसिटी गेन करना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और सर E क्या है, तो E जो है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, कभी आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो ये वैल्यू याद करें, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये हम जानते हैं। सर ये तो आप जानते हैं बिल्कुल। हम एक और चीज़ जानते हैं, मैं जिसे लिखूंगा वी ऑल्सो नो दैट। हम एक और चीज़ जानते हैं। सर क्या जानते हैं बताइए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कीजिए, ई टाउ अपॉन में m था, याद होगा आपको। ये इक्वेशन नंबर 2 आज के ही लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। ये हो गया आपका फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला, और ये रहा आपका कौन सा फॉर्मूला बच्चों, फर्स्ट फॉर्मूला। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये यहाँ पर माइनस भी था, याद कीजिए, पर अभी फिलहाल हम माइनस साइन का यूज़ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि माइनस साइन ये बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में। पर अभी डेरिवेशन में हम माइनस साइन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ। तो पुट कर देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ VD, पुट वैल्यू ऑफ VD इन इक्वेशन नंबर 1 में 1 में पुट कर देता हूँ। करिए 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 बच्चों। I इक्वल्स टू NA नाउडे, याद होगा नाउडे में VD की वैल्यू डाल दी, बोलो कितनी है, ई टाउ अपॉन में m। हाँ है ना बच्चों। बच्चों बता सकते हैं मैंने क्या किया है, देखिए नाउडे NA, और ये जो VD है जिस पे मैं रेड पेन से निशान लगा रहा हूँ, इस VD की वैल्यू ये डाल दी कितनी, ई टाउ अपॉन में m इंटू ई। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर दें बच्चों। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है V अपॉन में L होता है ना। डेल वाला फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाला। तो E की जगह मैं पुट कर देता हूँ कितना, E इंटू ई तो हो गया E स्क्वायर, और कैपिटल E को मैं थोड़ा दूर लिख दूंगा, E इंटू ई तो E स्क्वायर हो गया, ये टाउ हो गया, ये m हो गया, और मैं इस कैपिटल E की जगह कितना लिख देता हूँ, V/L। हाँ है ना बच्चों। अब एक काम करता हूँ, मैं V को एक तरफ लिख देता हूँ, लिख दूँ, देखिए V एक तरफ है, ये रहा V इस पोटेंशियल में लिख देता हूँ। V क्या है, पोटेंशियल है। V क्या है बच्चों, पोटेंशियल। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बस मैंने क्या किया है, VD की वैल्यू को पुट किया है, पुट करने के बाद कैपिटल E की वैल्यू को भी पुट किया है। अब मैं V को एक तरफ लिख रहा हूँ, बाकी सबको उस तरफ ले जा रहा हूँ। देखिए किस किस को ले जा रहा हूँ मैं, M इंटू L को इस तरफ ले गया, ML ले गया,
और किसको किसको नीचे ले जाऊं, इन सबको, तो बोलो कितना हो जाएगा, NaE स्क्वायर, NaE स्क्वायर, और साथ के साथ कौन जाएगा बच्चों, टाउ, ये टाउ गया, और यहाँ पर कितना बचा, I। हाँ है ना बच्चों, देखिए मैंने क्या किया, V एज इट इज, V एज इट इज, ml को मैं इस तरफ ले गया, NaE स्क्वायर टाउ को मैं नीचे ले गया। तो बच्चों क्या आपको ये किसी के जैसा दिख रहा है, हाँ है ना बच्चों, किसी के जैसा दिख रहा है। तो बच्चों ये किसके जैसा दिख रहा है, V इक्वल्स टू RI, या फिर कहें V इक्वल्स टू कितना बच्चों, IR, हाँ है ना। तो दिस इज ओम्स लॉ, ये क्या है बच्चों, ओम्स लॉ। बच्चों यहाँ पे रीअरेंजमेंट का ही तो मेन फंडा है, मैंने रीअरेंज कर दिया, डेरिवेशन खत्म हो गया। सर कभी कंपेयर करें तो ये V है, ये I है, तो ये क्या होगा, ये होगा R। सर R क्या होता है, R होता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या मटेरियल। अब बच्चों बताओ इसका फॉर्मूला कितना है, तो फॉर्मूला है m अपॉन में n E स्क्वायर टाउ, ये देख रहे m E स्क्वायर टाउ और L बाय A, हाँ है ना बच्चों। कभी आप इसे कंपेयर करें तो एक बात और पता चलेगी, R इक्वल्स टू क्या बच्चों, रो L बाय, R कितना होता है, रो L बाय। याद कीजिए रेजिस्टेंस लेंथ पर और एरिया पे डिपेंड करता था, और साथ के साथ नेचर पर और टेम्परेचर पे। सर ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी, तो सर रो क्या है बच्चों, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रो जो है वो है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। इसका फॉर्मूला कितना है बच्चों, m अपॉन में n E स्क्वायर टाउ। बच्चों बताओ क्या रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में लेंथ नजर आ रहा है, नहीं। एरिया नजर आ रहा है, नहीं। इसका मतलब रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। किस पर बच्चों, टेम्परेचर पे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ओम्स लॉ समझ में आया होगा, और कितना सिंपल है ये भी आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, बस ये वैल्यू को इसमें पुट किया और कैपिटल E की जगह V बाय L वैल्यू रखी, और यहाँ पर जैसे वैल्यू पुट की रीअरेंज किया तो ओम्स लॉ आ गया V इक्वल्स टू IR। यहाँ पे R पता चल गया और रेजिस्टिविटी पता चल गई। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। आज हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको मज़े से समझ में आया होगा। ओम्स लॉ का प्रूफ भी आपने जीवन में फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बच्चों कभी आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। नई वीडियो जब भी अपलोड होगी और आप कभी बेल आइकन दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, और आप जो भी वीडियो अपलोड हो रही है उसको देखने से चूकेंगे नहीं। तो चलिए बच्चों आज का दिन मैं यहीं कंप्लीट करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, वंदे मातरम, जय हिंद।